नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एडू सेंटर में आप सबका स्वागत है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम ऑसिलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर्स के पहले अभी तक के सारे लेक्चर में हमने ऑप-एम्प एज ए एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि ऑप-एम्प का यूज़ हमने एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में भी देखा था। देन आफ्टर डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, तो ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ द ऑप-एम्प हमने एज ए एम्पलीफायर के फॉर्म में देखी थी। तो आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटर्स के बारे में देखेंगे। आज के लेक्चर्स में हम ऑप-एम्प का यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं मतलब के फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम आज का जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो यूज करेंगे। तो दोस्तों, आगे के दो लेक्चर्स के लिए आज का लेक्चर्स आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर्स का वीडियो आप पूरा देखिएगा। और ये ट्यूटोरियल सीरीज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 3130907 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू चल रही है। तो अगर आपको एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है तो दोस्तों आपके लिए ये ट्यूटोरियल सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। ऑसिलेटर्स। अगर हम फंक्शन की बात करें तो बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑसिलेटर इज टू जनरेट alternative voltage or current waveform। तो बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑसिलेटर का क्या है? तो टू जनरेट द अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड द करंट वेवफॉर्म। और अगर हम प्रिसाइसली फंक्शन ऑफ ऑसिलेटर then it is a circuit that generates a repetitive waveform of fixed amplitude and fixed frequency without any external source। यहाँ पे हम एक्सटर्नल सोर्स की जगह ये भी कह सकते हैं विथाउट एनी इनपुट सोर्स। मतलब ऑसिलेटर आपको क्या करे देगा? ऑसिलेटर्स आपको एक फिक्स एम्पलीट्यूड और रिपीटिव फिक्स फ्रीक्वेंसी के बेस पे वेवफॉर्म जनरेट कर देगा, जिसके लिए आपको कोई इनपुट सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑसिलेटर्स। अगर हम ऑसिलेटर्स की एप्लीकेशन की बात करें, applications of the oscillator, then it can be used in the radio, television, computers and in many communication devices।
दोस्तों तो वापस देखते हैं ऑसिलेटर्स क्या है। तो ये ऑसिलेटर का मेन फंक्शन क्या है, टू जनरेट द रिपीटिव वेवफॉर्म ऑफ फिक्स एम्पलीट्यूड एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी विथाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। दोस्तों यहाँ पे फिक्स आएगा। एंड अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ द ऑसिलेटर्स कैन बी इन रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड इन मेनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो दोस्तों सारे जो ऑसिलेटर्स है वो एक बेसिक सेम प्रिंसिपल बेस पे ही काम करते हैं। सो वी कैन से दैट एन ऑसिलेटर इज अ टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर इन विच पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेड टू द इनपुट वाया द फीडबैक सर्किट। अगर हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में से समझने की कोशिश करें तो इस यहाँ पे मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ आउट कर देता हूँ जिनसे आपको समझ में आए। ये हो गया हमारा एम्पलीफायर जिसका गेन है AV, ठीक है। ये हो गया हमारा VD डिफरेंशियल सिग्नल। यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको हम फीडबैक करेंगे यूजिंग फीडबैक सर्किट। जिसका गेन B है मान लीजिए। ये हो जाएगा आपका V0 आउटपुट। यहाँ पे आप देंगे वापस फीडबैक V0 और ये हो जाएगा आपका फीडबैक वोल्टेज। यहाँ पे भी एडिशन होगा। और अगर हम ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर में भी इन हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ oscillator. So from the block diagram we can say that an oscillator is a circuit in which we give the feedback signal to the amplifier using the feedback circuit to produce the alternating current or voltage. अगर ये फीडबैक सिग्नल आपका जो है वो प्रॉपर मैग्नीट्यूड और इन फेज होगा तो जो आपका आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म मिलेगा। दोस्तों ये वेवफॉर्म कोई भी हो सकता है, स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ट्रायंगल वेवफॉर्म भी हो सकता है और रैंप वेवफॉर्म भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द आवर सर्किट डायग्राम। यहाँ पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा वो होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सो फाइनली अगर हम ये पूरा क्लोज लूप है इसका एम्पलीफायर गेन की बात करें तो यहाँ पे एम्पलीफायर का गेन क्या है, AV है। और वोल्टेज की बात करें यहाँ पे हम तो यहाँ पे आपको VD क्या हो जाएगा, VF प्लस Vin। तो वी कैन से दैट VF प्लस Vin। यहाँ पे आपका V0 क्या हो जाएगा, AV इंटू VD और VF आपका क्या हो जाएगा, B इंटू V0। मान लीजिए कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम ये तीनों इक्वेशन की रिलेशनशिप बेस पे बात करें तो हमारा गेन V0 अपॉन Vin अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AV अपॉन 1 माइनस AV इंटू बीटा, ठीक है। ये voltage gain of the amplifier, voltage gain of the amplifier and beta is the gain of the
फीडबैक सर्किट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे आप हमारा वी इन क्या है, 0 है, और आउटपुट हमारा क्या होना नहीं चाहिए, 0 नहीं हो जाना। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वी ए वी इंटू बी विल बी द 1 से इक्वेशन नंबर 4। सो हम ये भी कह सकते हैं ए वी बी इन पोलर फॉर्म 1 एंड डिग्री कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, और इधर कितनी होगी, 360 डिग्री। पोलर फॉर्म में फेज की बात करें, मतलब यहाँ पे जो आपका सिग्नल आप फेज में दे रहे हो, तो आउटपुट में क्या होगा, वो एम्पलीफाइड करके इन फेज ही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे आपकी एम्पलीफायर सर्किट है, वो मान लीजिए कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पे आपको विथआउट फेज ही मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा, फेज 0 मिलेगा। पर अगर आप एम्पलीफायर जो यूज करें वो क्या है, आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या यहाँ पे आपको आउटपुट में देगा, अगर यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो उसका आउटपुट 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो आप यहाँ पे जो फेडविक सर्किट यूज कर रहे हैं वो कैसी यूज करनी पड़ेगी आपको, कि वो भी वापिस ये जो सिग्नल है वो आपको कोई कितना फेज शिफ्ट करके दे, 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो वापिस यहाँ पे आपको आउटपुट में सेम सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल ऑफ द ऑसिलेटर सर्किट। दोस्तों अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके कमेंट में आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम वापस एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑसिलेटर की बात करें तो टू जनरेट द वेव फॉर्म्स, ये वेव फॉर्म्स कोई भी हो सकते हैं, इधर साइन वेव, ट्राइंगल वेव, रैंप वेव। ठीक है दोस्तों। और अगर हम प्रीसाइजली फंक्शन की बात करें तो टू जनरेट द रिपीटिव वेवफॉर्म ऑफ द फिक्स एम्पलीट्यूड एंड द फिक्स फ्रीक्वेंसी विदाउट द एनी सोर्स। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम ले लिया, यहाँ पे हमारा जो सोर्स है वो क्या है, 0, मतलब वी इन हमारा क्या है, 0, और यहाँ पे हम फीडबैक दे रहे हैं जो आउटपुट हमारा था वो, और यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर गेन ए वी है, फीडबैक गेन बीटा है, और बी हम कह सकते हैं। और अगर हम ब्लॉक डायग्राम बेस पे इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा वी डी क्या हो जाएगा, वी एफ प्लस वी इन, वी जीरो क्या हो जाएगा, ए वी इंटू वी डी, और वी एफ क्या हो जाएगा, बी इंटू वी जीरो। अगर हम ये तीनों रिले एक्सप्रेशन के यूज करें और वी जीरो अपॉन वी इन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए वी अपॉन 1 माइनस ए वी बीटा। लेकिन यहाँ पे वी इन हमारा क्या है, 0 है, तो ये 0 होने के लिए हमारा ए वी बी क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ये 1 हो गया। और अगर हम इसको पोलर फॉर्म में बात करें, इसका पोलर फॉर्म विथ एंगल, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री और इधर 360 डिग्री। मतलब अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक यूज नहीं कर रहे हो, नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि वो आपको क्या देगा, जो सिग्नल आपका इनपुट है उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और अगेन वापस नेगेटिव फीडबैक की जगह मतलब मिलेगा आपको 180 डिग्री, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो दोस्तों अभी तक हमने एम्पलीफायर का, ऑसिलेटर का बेसिक फंक्शन और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों अब हम ऑसिलेटर टाइप्स की बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन द component frequency and output waveform generated, ऑसिलेटर के डिफरेंट टाइप है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो उसमें भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन द आरसी ऑसिलेटर्स, जिसके बारे में आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा।
LC oscillators and crystal oscillators। तो दोस्तों आपने शायद ऑसिलेटर के जो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द कंपोनेंट RC, LC एंड क्रिस्टल, वो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी स्टडी कर लिए होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी बेस्ड पे टाइप की बात करें हम, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, oscillators and radio frequency oscillators। और अगर हम वेवफॉर्म बेस पे बात करें, जो आउटपुट आपका वेवफॉर्म है उसके बेस अगर हम ओसिलेटर्स की बात करें, तो साइनोसॉइडल, स्क्वायर वेव, triangular wave, and last one is the sawtooth wave। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक टाइप्स हो गए ऑसिलेटर्स के। अगर हम कंपोनेंट बेस पे बात करें तो 3 टाइप्स है उसके, RC, LC एंड द क्रिस्टल ऑसिलेटर। अगर हम फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑसिलेटर्स की बात करें तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और अगर जो आपका आउटपुट वेवफॉर्म जनरेटेड हो रहा है उसके बेस पे हम बात करें तो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स, स्क्वायर वेव ऑसिलेटर्स, ट्रायंगल वेव ऑसिलेटर्स एंड द सॉटूथ वेव ऑसिलेटर्स। तो दोस्तों ये तो हो गए टाइप्स ऑफ द ऑसिलेटर्स। अब एक और टर्म है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे नाम ही आपको बस बता रहा होगा, ये टर्म किस बेस पे बात कर रही होगी, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी जनरेट हो रही है, क्योंकि ऑसिलेटर्स क्या कर रहा है, सेम एम्पलीट्यूड एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी बेस पे आपको आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट करके देता है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। मतलब ये सिग्नल की अगर यहाँ के से बात करें तो वापिस जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल रहनी चाहिए, उसके बेस पे यहाँ पे हम बात करें। तो दैट्स मीन्स द एबिलिटी ऑफ द ऑसिलेटर सर्किट टू ऑसिलेट द वन एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। द नंबर ऑफ द फैक्टर्स में कोशिश ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। जैसे हम मेजर बात करें तो एक तो हो जाएगा टेम्परेचर, एंड दूसरा हो जाएगा डीसी पावर सप्लाई। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें पता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो आप अगर ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हो, इधर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करो, तो दोनों के जो पैरामीटर्स है, इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स, उसमें चेंजेस आते हैं। तो उन पे चेंजेस आने की वजह से फाइनली जो आउटपुट आपको जनरेट होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट नहीं रहती। तो एक ये मेन फैक्टर है, और दूसरा मेन फैक्टर है डीसी पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और फैक्टर है फिगर ऑफ मेरिट। जिसे हम क्यू ऑफ द सर्किट के बारे में भी पहचानते हैं। इसके बारे में भी दोस्तों आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी कर लिया होगा। तो अगर हाई द क्यू फैक्टर है then your stability of the frequency is high। ठीक है, मतलब जो ऑसिलेटर होता है उसका जो क्यू फैक्टर्स हो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, हाई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो फॉर दिस रीजन द क्रिस्टल ऑसिलेटर इज बेटर देन द आरसी और एलसी ऑसिलेटर्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो क्यू फैक्टर होता है वो क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू द आरसी एंड द एलसी ऑसिलेटर। उसकी वजह से अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी बेस पे बात करें तो वहाँ पे हम क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑलवेज यूज करते हैं, और अगर हम लो फ्रीक्वेंसी बेस की बात करते हैं जहाँ भी
तब हम आरसी और एलसी ऑसिलेटर यूज करते हैं हमारी एप्लीकेशंस में। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने ऑसिलेटर्स के बेसिक फंडामेंटल्स देखे हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और बहुत सी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, लेकिन आज का जो हमारा पर्पस था टू नो द ऑसिलेटर्स ओनली, तो हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल टाइप्स एंड द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी बारे में ही डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी एक टॉपिक पे या पूरे टॉपिक पे भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आगे के लेक्चर्स में हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।